हेलो एवरीवन। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ आवर चेंजिंग अर्थ ऑफ ज्योग्राफी क्लास 7। चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, द लिथोस्फेयर इज़ ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स। हमारा जो लिथोस्फेयर है वो कई नंबर ऑफ प्लेट्स में टूटा हुआ है और इसे हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ठीक है, चलिए देखिए बगल के फिगर में देखते हैं क्या है ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स। देखिए ये हमारा वर्ल्ड मैप है और इस पे ये अलग अलग प्लेट्स जिसमें हमारा लिथोस्फेयर टूटा हुआ है उसे अलग अलग कलर से दिखाया गया है। जैसे देखिए ये अफ्रीकन प्लेट्स है, ये अफ्रीकन प्लेट हो गया ग्रीन कलर में। इसी तरह से हमारा देखिए इंडिया यहाँ पर है, तो इंडिया जो है वो हिमालय के इधर नीचे से पूरा इंडिया ये आता है ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह से यूरेशियन प्लेट है येलो कलर में, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है ना, नेज़का प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है। तो इस तरह से हमारा जो लिथोस्फेयर है वो टूटा हुआ है काफ़ी एक से ज़्यादा नंबर ऑफ प्लेट्स में, और इसे हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। चलिए आगे देखें। These प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। ये प्लेट्स जो हैं ये मूव भी करते हैं लेकिन बहुत धीरे, वेरी स्लोली ये मूव करते हैं। क्या स्पीड होता है इनका? फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। प्रत्येक साल ये कुछ मिलीमीटर्स ही मूव कर पाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही धीमी गति से ये प्लेट्स मूव करते हैं। देखिए यहाँ मूवमेंट का साइन भी दिया गया है। ये देखिए ये इधर मूव करना चाह रहा है, ये प्लेट इधर मूव करना चाह रहा है, इस तरह का। तो इस तरह का मूवमेंट्स इनमें होते रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा मूवमेंट्स होता क्यों है? दिस इज बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। तो हमारे अर्थ के अंदर जैसा हम जानते हैं कि मोल्टेन मैग्मा एग्जिस्ट करता है जो पिघला हुआ है और काफ़ी गर्म है, तो उसमें मूवमेंट्स होते रहती हैं। किस तरह का? सर्कुलर मैनर में वो मूव करते रहते हैं। मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर। तो सर्कुलर मैनर में उनमें मूवमेंट होता है मोल्टेन मैग्मा में, और उस मूवमेंट की वजह से हमारा जो ऊपर का लिथोस्फेरिक प्लेट्स है वो भी मूव करता है। जैसे कि गर्म पानी को हम खुलाते हैं तो उस पर कुछ रख दें तो वो भी जो है मूवमेंट उसमें आ जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग वाटर के मूवमेंट्स के अनुसार वो भी मूव करना शुरू कर देगा। इसी तरह से मोल्टेन मैग्मा भी समझिए बॉइलिंग टाइप का ही है, बॉइलिंग वाटर टाइप, और इसमें मूवमेंट पहले से है। अब मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स काउजेस चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इन प्लेट्स का जो मूवमेंट है, ये प्लेट्स यदि मूव करेंगी तो इसके कारण क्या हो सकता है? इसके कारण हमारे जो अर्थ सरफेस है इस पर कुछ चेंजेस आ सकते हैं ड्यू टू दिस मूवमेंट। ठीक है, अब अर्थ का जो मूवमेंट है वो डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस विच काउज देम। तो अर्थ का मूवमेंट होता है ड्यू टू सम फोर्सेस, और ये फोर्सेस को हमने दो तरह से डिवाइड किया हुआ है, और ये डिपेंड करता है कि उन फोर्सेस का कारण क्या है, वो फोर्सेस क्यों अकर कर रहे हैं, उस आधार पर हमने इन फोर्सेस को डिवाइड किया है। तो चलिए पढ़ते हैं वो क्या क्या फोर्सेस हैं। पहला फोर्स है एंडोजेनिक फोर्स और दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, अब थोड़ा सा एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक का मीनिंग एक बार देखने की कोशिश करते हैं। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड मतलब जो हमारे पृथ्वी के अंदर से एसोसिएटेड हो। जेनिक का मतलब है ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जिसका जो स्टार्टिंग है, जो एग्जिस्ट कर रहा है वो पॉइंट अंदर हो, अर्थ के इनसाइड में हो, तो उसको हम कहेंगे एंडोजेनिक। ठीक है, एंडोजेनिक। उसी तरह से यदि कोई फोर्स है और वो उसका ओरिजिन मतलब उसका जेनिक हमारा आउटसाइड ऑफ द अर्थ सरफेस है तो उसे हम कहेंगे
एक्सो मीन्स आउटसाइड एंड जेनिक मीन्स ओरिजिन। तो ओरिजिन आउटसाइड होगा तो एक्सोजेनिक, एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो फोर्सेस हमारे अर्थ के अंदर एक्ट कर रही हैं उनको हम कहेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस। और द फोर्सेस दैट एक्ट और वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो हमारे अर्थ के बाहर मीन्स अर्थ के सरफेस पर एक्ट कर रही हैं उनको हम कहेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस। चलिए एक चार्ट देख लेते हैं। हमारा जो अर्थ मूवमेंट है उसमें दो टाइप के मूवमेंट हो गए, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। एंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड। तो एंडोजेनिक फोर्स को पहले देख लेते हैं। ये दो टाइप के हो गए, सडन फोर्सेस एंड डायस्ट्रोपिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस में आ गया जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, ये सब सडन होता है, अचानक होता है, इसको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा है डायस्ट्रोपिक फोर्सेस, ये हुआ जैसे बिल्डिंग ऑफ माउंटेन, जिसके कारण हमारा जो अर्थ का जो हमारा ये है आकार उसमें कुछ चेंजेस आ जाए, जैसे बिल्डिंग माउंटेन्स, बिल्डिंग ऑफ माउंटेन्स, इस तरह का, तो वो कहलाएंगे डायस्ट्रोपिक फोर्सेस। ठीक है, दूसरा कैटेगरी हमारा एक्सोजेनिक फोर्स को देख लेते हैं। इरोजनल एंड डिपोजिशनल, जो हमारे अर्थ सरफेस पर हो रहा है, इरोजन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, ये सारा चीज़ हमारे अर्थ सरफेस पे हो रहा है, तो इस टाइप के फोर्सेस आएंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस में, क्योंकि ये हमारे अर्थ सरफेस पर एक्ट कर रहा है। और इसके लिए जो एजेंट्स होंगे जैसे कौन कौन से हो गए, रिवर के द्वारा ये फोर्स अप्लाई होगा, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स, सब सारे अर्थ के सरफेस पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये सब जो फोर्स अप्लाई करेंगे इरोजनल एंड डिपोजिशनल, ये एक्सोजेनिक फोर्सेस कहलाएंगे ड्यू टू इट्स अकरेंस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज आउटसाइड द अर्थ। ओके, चलिए तो अब आगे देखते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स। देखा हमने, भूकंप हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, वोल्केनिक इरप्शन, ये सब क्या होता है, ये सब सडन मूवमेंट्स क्रिएट करता है। एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट, और इनका क्या होता है कि ये कभी कभी सडन मूवमेंट्स करेंगे और स्लो मूवमेंट्स करेंगे। ठीक है, तो सडन मूवमेंट्स क्या क्या हो सकता है, जैसे लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनो, और ये सब सडन मूवमेंट के कारण जो है मास डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ज़्यादा तबाही मचती है ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग वोल्केनो को। सबसे पहले वोल्केनो को देख लेते हैं। ये हमारा एंडोजेनिक फोर्स है, फोर्स अप्लाई होता है ड्यू टू वोल्केनो। वोल्केनो इज ए वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच जिस मोल्टेन मटेरियल्स इरप्ट सडनली। तो वोल्केनो क्या हुआ, ये देखिए हमारा यहाँ पे फिगर में, ये हमारा अर्थ क्रस्ट है और इसके नीचे है ये मेंटल, इसके नीचे मेंटल है। तो यहाँ पे हमारा है मैग्मा चैम्बर, इसको मैग्मा चैम्बर कहते हैं, इसमें है हमारा मोल्टेन मैग्मा। ठीक है, अब ये क्रस्ट यहाँ पे ख़त्म होता है, तो होता क्या है कि ये मोल्टेन मैग्मा धीरे धीरे यहाँ से बाहर आएगा इस तरह से, और बाहर आते आते ये इस तरह यहाँ जमा होने लगेगा। तो जमा होते 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 ये जो माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट होने लगता है, धीरे धीरे ये बड़ा होने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से ये माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, लाइक दिस, डिपोजिट हो, साइड में डिपोजिट होते जाता है और स्ट्रक्चर बड़ा होते जाता है। तो इस तरह से बनता है वोल्केनिक माउंटेन्स। इसकी जो कारण है उन माउंटेन्स का बनने का वो क्या है, वोल्केनो। ठीक है, अब ये देखिए, ये हो गया, ये पतली सी जो आप नली देख रहे हैं, ये है हमारे, इसको कहते हैं हम लोग वेंट। इसके थ्रू मैग्मा ट्रैवल करता है और जहाँ से बाहर आता है ये पोर्शन इसको हम लोग कहेंगे क्रेटर। ठीक है, यहाँ से मोल्टेन लावा और गैसेस एंड एस, ये प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं। तो ये हमने वोल्केनो को समझ लिया। वोल्केनो से रिलेटेड टर्म क्रेटर, वेंट, लावा, मैग्मा चैम्बर, ये सब हमने समझ लिया। चलिए
सिमिलरली क्या होता है, व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, तो सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। जब लिथोस्फेरिक प्लेट है वो मूव करेगा तो उससे क्या होता है कि हमारा जो पृथ्वी का सतह है, सरफेस है, वो वाइब्रेट करने लगता है ना, कंपन आ जाता है उसमें। द वाइब्रेशंस कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ, और ये वाइब्रेशंस एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होता है, ट्रैवल करता है, और ये पूरे अर्थ पर ट्रैवल कर सकता है, कैन ट्रैवल ऑल राउंड द अर्थ। और इन्हीं वाइब्रेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं हम लोग भूकंप, दैट इज अर्थक्वेक्स। ठीक है, देखिए अब हम लोग अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं फोकस किसे कहते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स। अब यहाँ सामने फिगर में देखिए, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया फोकस। दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स, इट इज द ओरिजिन ऑफ सेस्मिक एनर्जी। ठीक है, ये इसको कहेंगे हम लोग फोकस। यहाँ से जो है एनर्जी या कंपन स्टार्ट होता है, इसको ओरिजिन ऑफ सेस्मिक एनर्जी हम कहते हैं फोकस। तो द प्लेस वेयर मूवमेंट स्टार्ट्स, यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एपिसेंटर किसको कहते हैं। तो एपिसेंटर, द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस। अब यहाँ पे फोकस हमारा है, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे हमारा आ गया एपिसेंटर। देखिए अंदर में फोकस कहाँ लाई करता है, अंदर में क्रस्ट में, है ना। और उस क्रस्ट के जस्ट ऊपर हम अर्थ सरफेस पर आएंगे, है ना, परपेंडिकुलरली ऊपर आएंगे सीधा, तो जो भी पॉइंट बनेगा वहां पे उसको हम कहेंगे एपिसेंटर। एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक, द प्लेस ऑन द सरफेस जस्ट अबव द फोकस। ठीक है, चलिए होता क्या है, वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये हमारा एपिसेंटर हो गया। अब यहाँ से ये बाहर की तरफ वाइब्रेशंस पूरा फैलता है, पूरा दूर दूर तक ये फैलेगा। ठीक है, बट द ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर। सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो इस एपिसेंटर के आसपास होगा। इसके आसपास जितना नज़दीक का एरिया होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे डैमेज अकर करेगा। ठीक है, इट इज ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज। अब क्योंकि स्ट्रेंथ जो है अर्थक्वेक का वो हमारे एपिसेंटर के पास सबसे ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो इसका स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो डैमेज भी कम हो जाएगा। इसीलिए हमारा डैमेज सबसे ज़्यादा एपिसेंटर के पास ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, अर्थक्वेक्स को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज। लेकिन उसके द्वारा जो क्षति पहुंचती है, जो डैमेज होता है, उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। यदि हम उन अर्थक्वेक आने से पहले हम अपने आप को प्रिपेयर कर लें तो हम इसके जो डैमेज है इसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड्स जो अडॉप्ट किया जाता है लोकल पीपल के द्वारा, वो है जैसे कि स्टडीइंग द एनिमल बिहेवियर। हम एनिमल के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं कि जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, घबरा तो नहीं रहे हैं, या उनमें कुछ आपको अलग ही नॉर्मल बिहेवियर शो नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा अजीब सा बिहेवियर शो करेंगे। यदि उस तरह से कुछ वो शो कर रहे हैं तो समझिए कि उनको पहले ही आभास हो जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। तो इस तरह से वो हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसी तरह से पॉन्ड्स में जो फिश होती हैं वो भी एजिटेटेड हो जाती हैं, है ना, उनमें भी वो भी घबरा जाती हैं। स्नेक्स भी घबरा जाते हैं जिसके कारण वो अपने बिल से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह का कुछ यदि देखने को मिलता है तो हम अपने आप सचेत हो सकते हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर फेसिंग द अर्थक्वेक। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। एक हमारे इंडिया में 26 जनवरी रिपब्लिक डे था 2001 को। उस दिन अर्थक्वेक आया था। अर्थक्वेक हिट्स भुज है गुजरात में,
वहाँ पे अर्थक्वेक आया था हमारे इंडिया में, और ये मैसिव अर्थक्वेक था। इसका रिक्टर स्केल पे था 6.9 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक आया था, और इसने भुज टाउन को हिट किया था। यहाँ पे इसका क्या था, एपिसेंटर कहाँ था, भुज में था, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ। ठीक है, तो काफ़ी डैमेज पहुँचा था। स्कूल्स काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे। इसमें 971 स्टूडेंट्स, 31 टीचर्स ने अपनी जान गंवा दी थी, लॉस्ट देयर लाइव्स। और क्योंकि जो स्कूल बिल्डिंग है ना वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया था। ठीक है, तो इसमें फिर क्या होता है कि भूकंप आने के बाद रिलीफ वर्क स्टार्ट हो जाता है, और काफ़ी चीज़ें जैसे कि फूड क्राइसिस हो जाता है, और मेडिकल सप्लाईज सब तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो जैसे फ़ोन लाइंस ख़राब हो जाते हैं, वाटर पाइपलाइंस ख़राब हो गए थे, पावर स्टेशंस का ट्रांसमिशन रुक गया था, है ना। तो सारी व्यवस्थाएं जो है बिगड़ जाती हैं। बहुत जगह सिटी में आग लग गई थी, हंड्रेड्स ऑफ फायर स्टार्टेड, क्योंकि जैसे कहीं खाना बन रहा था, कहीं कुछ था, तो सारे चीज़ जो है पलट गए। तो पलटने की वजह से इधर उधर कहीं आग लग गई, है ना। तो पूरे स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा, और सीएम ने अपील किया था सेंटर से कि भाई हमें कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए और दिस। उस समय हमारे जो अभी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वही उस समय सीएम थे गुजरात के। चलिए अब आगे देखते हैं। एक थोड़ा सा नॉलेज के लिए याद रखिए कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक वेव्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स। ठीक है, पी वेव्स को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एस वेव्स हो गया ट्रांसवर्स वेव्स, एल वेव्स हो गया सरफेस वेव्स। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हमें इतना ही जानना है कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, और इनको तीनों के बारे में आपको आगे जाके पता चलेगा डिटेल में। अब अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ ए मशीन। एक मशीन से, जैसे हमने कहा ना कि 6.9 ऑन रिक्टर स्केल, तो एक मशीन होती है जिसके द्वारा अर्थक्वेक का जो इंटेंसिटी है इसको मापा जाता है, उससे हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ इज द मशीन विच इज यूज्ड टू मेजर द अर्थक्वेक। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल, और रिक्टर स्केल पे हम मापा जाता है उसके मैग्नीट्यूड को। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली ए लिटिल। तो 2 या 2 से कम का यदि अर्थक्वेक है तो आप हल्का फुल्का महसूस कर सकेंगे। अर्थक्वेक ओवर 5 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। 5 मैग्नीट्यूड का यदि अर्थक्वेक आया रिक्टर स्केल पर, तो उसमें क्या होता है कि चीज़ें गिर सकती हैं ऊपर से, है ना। और 6 या 6 से ज़्यादा हायर मैग्नीट्यूड का यदि अर्थक्वेक आया तो उसे हम स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में रखते हैं, है ना, डैमेज ज़्यादा हो सकता है। और 7 जो होता है क्लासिफाइड एज अ मेजर अर्थक्वेक। यदि 7 पहुंच गया, देखिए यहाँ पर 6.9 पहुंच गया था, 6.9 मीन्स अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 7 को टच कर गया था ये, तो इसीलिए इसको मेजर अर्थक्वेक में इसको गिना जाता है जो भुज में आया था। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा जो है जान माल की इसमें हानि हुई थी। चलिए ये हो गया, हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस। अर्थक्वेक के लिए हम कैसे प्रिपेयर्ड हो सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे यदि अर्थक्वेक आए तो हमें कहाँ शरण लेना चाहिए, हमें कहाँ शेल्टर लेना चाहिए, वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग अन अर्थक्वेक, हमें कहाँ छिपना चाहिए। तो सेफ स्पॉट के बारे में है, अंडर ए किचन काउंटर, जो किचन का जो स्लैब होता है काउंटर, उसके नीचे जाके आप छिप सकते हैं, यदि जगह हो तो ज़रूर छिप जाइएगा। टेबल और डेस्क के नीचे छिप सकते हैं, या फिर अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल। कॉर्नर जो हमारा घर का रूम का जो कॉर्नर होता है, वॉल, 2 वॉल जहाँ मीट करता है वो कॉर्नर, उस कॉर्नर में जाके आप खड़े हो सकते हैं, क्योंकि मेजर पोर्शन ऑफ जो छत होता है वो बीच में गिरेगा। साइड वाला जो होता है ना वो जल्दी नहीं गिरता है, क्योंकि उसको 2 वॉल का सपोर्ट है, तो बीच से पहले छत गिरता है। तो बीच में, रूम के बीच में ना रहें, एक कोने में चले जाएं, है ना। या टेबल डेस्क के नीचे जाएंगे तो कुछ भी गिरेगा तो पहले उस पर गिरेगा, तो वो जब टूटेगा तभी एक आपको प्रोटेक्शन की तरह काम करेगा, शील्ड की तरह। किसी बहुत मजबूत चीज़ के नीचे आप घुस जाइए इस तरह से। स्टे अवे फ्रॉम, और किन की चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए,
तो स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस, जिस आग से संबंधित कोई जगह है ना, तो वहाँ से दूर रहिए। किचन के स्लैब के नीचे चले जाएंगे, वहाँ पे गैस भी रहता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। ठीक है, तो बेटर है आप रूम में ही इनसाइड इधर ही दूर रहें, किचन से दूर रहें। एरियाज अराउंड चिमनीज, चिमनीज के एरिया है, विंडोज दैट शैटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स, इन सब से दूर रहिए, क्योंकि उसमें शीशा रहता है। मिरर्स में पिक्चर फ्रेम शीशा रहता है, वो यदि गिरेंगे टूटेंगे तो शीशा आपको गड़ सकता है ना। तो इस तरह से पता चला अर्थक्वेक से कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोई हमारे घर के अंदर के ऑब्जेक्ट से ही हमें हानि पहुंच गई। तो वो सब भी देखना है। सेफ एरिया सब देखते हुए अपना लोकेट कर लीजिए घर में कि हमारा सेफ एरिया है, और उसे आप यूज कर सकते हैं एज अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस एंड एज ए सेफ स्पॉट। ठीक है, बी प्रिपेयर्ड रहिए। स्प्रेड अवेयरनेस, है ना, लोगों को जागरूक करिए, अपने दोस्तों को जागरूक करिए, फैमिली मेम्बर्स को जागरूक करिए कि क्या करना चाहिए, अर्थक्वेक आए तो क्या करना चाहिए हमें। ठीक है, ताकि किसी भी डिसास्टर को हम कॉन्फिडेंटली फेस कर सकें, है ना। तो इसके लिए कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हम जानेंगे उसके बारे में, और कैसे बचा हो सकता है इसकी भी जानकारी हमको, बचने की जानकारी भी हमें होनी चाहिए। तब हमारा जो होगा ना, वी विल फील कॉन्फिडेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो चलिए अब देखते हैं आगे। मेजर लैंडफॉर्म्स, मेजर लैंडफॉर्म्स में क्या है? द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस। हमारा लैंडस्केप जो है वो टूट टूट के बहता है, वॉर्न अवे, और उसमें दो प्रोसेसेस जो हैं वो मेन होते हैं इस चीज़ को करने के लिए। वो होता है, एक होता है वेदरिंग और इरोजन। इसको हम डिटेल में समझते हैं। वेदरिंग किसको कहते हैं, इरोजन किसको कहते हैं। वेदरिंग, देखिए वेदरिंग जो है वो कहते हैं हम ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। हमारे अर्थ सरफेस पर जो रॉक्स अवेलेबल हैं उनका जब ब्रेकिंग होता है, वो जब टूटते हैं, है ना, तो उसे हम टर्म देते हैं वेदरिंग। ठीक है, उसी तरह से जब वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स, और हमारा जो लैंडस्केप है उसका जब वेयरिंग होता है ना, उसमें टूट फूट होता है जब, और वो उसमें जो एजेंट्स होते हैं, जैसे कि वेयरिंग एजेंट्स जो होते हैं, जैसे वाटर, विंड, आइस, ये सब इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके लिए हम टर्म देते हैं इरोजन। जैसे रॉक्स के लिए हो गया वेदरिंग, और सॉइल के लिए हो गया, सॉइल इज ए पार्ट ऑफ आवर लैंडस्केप, सॉइल के लिए हम क्या यूज करेंगे, इरोजन। हम लोग सॉइल वेदरिंग नहीं कहते हैं, सॉइल इरोजन एंड वेदरिंग इज यूज्ड फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, रॉक्स के लिए वेदरिंग वर्ड यूज होता है। तो दोनों है लगभग एक ही चीज, लेकिन इनका दायरा अलग अलग है। चलिए, द इरोडेड मटेरियल, है ना, जो भी ब्रेकिंग होता है या वियरिंग होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इरोडेड मटेरियल। कैरिड अवे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचना, है ना, और ट्रांसपोर्टेड, है ना, इसी को कहते हैं या तो कैरिड अवे होना या ट्रांसपोर्टेड होना बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा। वाटर, विंड एक्सेट्रा, आइस भी हो सकता है, एंड इवेंचुअली डिपोजिटेड। तो इरोडेड मटेरियल्स क्या होता है, कैरिड अवे होते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है उनका बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा, और उसके बाद क्या होता है, इवेंचुअली उनका डिपोजिशन हो जाता है दूसरे जगह पे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन, ये वर्ड याद रखिएगा, पहले इरोजन हुआ, फिर दूसरे जगह जाके उसका डिपोजिशन हो गया। क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, तो इससे क्या होता है, डिफरेंट हमें लैंड फॉर्म्स का क्रिएशन होता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये भी सही चीज़ है। तो इरोजन इज नेगेटिव चीज़, डिपोजिशन इज पॉजिटिव चीज़। इरोजन से कोई चीज़ वियरिंग हो रही है उसकी, और डिपोजिशन से उसका क्रिएशन हो रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स का। ठीक है।